हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आंसर का सेशन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कुछ को कवर करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट की वीडियोस के अंदर। कंप्लीट 11 क्लासेस हमारी रही थी। जिसने नहीं देखी है एक बार प्लीज़ जा करके वो भी देख लें। और साथ में ही कंप्लीट नोट्स जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं लिए हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है नोट्स को ले सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल है, कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जा रही है। बस आपको काम क्या करना है, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दें जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आगे वाली यूनिट्स के भी इसी तरह से आपको नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। साथ में ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना चाहिए वो भी हम इस क्लास के अंदर साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। क्योंकि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा यही कहा जाता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, 10 ईयर क्वेश्चन कर लो, आपके कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। लेकिन उसको करना किस तरह से है, उसकी जो स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरह से क्या करना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर टिक कर दिया, उससे आपकी सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। उसको करने का एक तरीका होता है, वो हम आज के क्वेश्चंस के साथ साथ देखते हुए चलेंगे। ये एक तरह का आपके लिए बोल सकते हैं एक ट्रेलर रहेगा। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जहां से मिल रहे हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए जहां से मिल रहे हैं वो करते रहें, लेकिन उनको करना किस तरह से है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप हिंदी से देखना चाहते हैं तो हिंदी से देख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। इनको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि जो इनके एक्सप्लेनेशन दे रखी है इन एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें। उनके एक्सप्लेनेशन के बाद फिर इनको मैच कर दें। जैसे कि फर्स्ट है कि गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्क्रिमिनेशन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, नॉन एग्जाम्पल पॉइंट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उनको एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल पॉइंट को अलग अलग से बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के अंदर है कि रिकॉर्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी सीधी सी बात क्लियर हो रही है कि रिकॉर्ड करना या फिर किसी चीज को अपने पास बना करके रखना क्या कहलाता है, मेमोरी लेवल कहलाता है। तो यहाँ से आपका ये डायरेक्टली मैच हो रहा है। जो सबसे ईजी वाला पॉइंट हो, जो डायरेक्टली आपको पता हो, उसको आप मैच कर दें। तो ये आपका मैच हो रहा है इसके साथ। उसके बाद हमारा जाएगा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल को, या फिर बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल दे दे करके हम समझा रहे हैं। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ जा रहा है। वही नेक्स्ट पॉइंट अगर हम थर्ड पढ़ते हैं, आस्किंग द स्टूडेंट डिस्कस वेरियस आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि स्टूडेंट से डिस्कस करने के लिए कहना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट और अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कहा गया है कि क्रिटिकल एनालाइज करना उन पॉइंट्स को जो डिस्कशन हो चुके हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस मतलब समझ लिए हैं और स्टूडेंट को कहा गया है कि उनको एनालाइज करके देखो कि कौन कितनी चीजें समझ में आई हैं, या जो आपको पॉइंट बताए गए हैं वो सही भी है या नहीं है। तो ये हमारा काम होता है रिफ्लेक्टिव के अंदर, कि हम चीजों को सिर्फ याद करना या सिर्फ समझना नहीं है, उनको रियल लाइफ के अंदर कहाँ पर वो एप्लीकेबल है उनको देखना भी रिफ्लेक्टिव लेवल का पार्ट होता है। तो इन सब के साथ हमारा जो मैच करेगा, जैसे कि ए के साथ 2 है तो ए के साथ 2 हमारा 2 जगह पर है, बी के साथ 1 है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ए के साथ 2, बी 1 एंड सी 4। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। इसी तरह से आप हिंदी में पढ़ करके भी इनके आंसर कर सकते हैं। तो सेम रहेंगे आपके स्मृति सत्र के साथ ये रहेगा और अवबोध सत्र के साथ ये, कि उदाहरणों को अलग अलग करने का अवसर देना अवबोध का होता है, जहां पर हम समझते हैं। और स्मृति के अंदर प्रस्तुतिकरण के दौरान जब आपको प्रेजेंटेशन दिया, आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख रहे हो, उनको याद कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका मेमोरी लेवल हो गया। और उनका आलोचनात्मक विश्लेषण जब करते हैं वो हमारा विमर्शी स्तर या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर। इसमें है कि आपको ये बताना है कि जो आपकी टीचिंग है वो कब ज्यादा इफेक्टिव होगी, उसकी टीचिंग की इफेक्टिवनेस के बारे में कंट्रीब्यूशन देना है या उसके पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं। तो इसके पॉइंट को हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जैसे कि फर्स्ट है कि टीचर की नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर टीचर की नॉलेज है तभी टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो टीचिंग की टीचर की नॉलेज जो है इफेक्ट डालती है।
सेकंड है टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टीचर किस बैकग्राउंड से आ रहा है, इस चीज का इफेक्ट कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको कि मतलब टीचर किसी भी सोशियो, जैसे कि आप लोग मेरे को नहीं जानते हैं मेरा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आप क्या देख रहे हो कि मेरी सब्जेक्ट के लिए नॉलेज कितनी है, आप सिर्फ इतना चेक कर रहे हो, या फिर मैं कितने अच्छे तरीके से आपको समझा पा रही हूँ ये चेक कर रहे हो, ना कि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड या मेरा सोशियोलॉजी बैकग्राउंड क्या है, उस चीज को आप मेरे कल्चरल बैकग्राउंड को चेक नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सेकंड पॉइंट हमारा कट हो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द टीचर, ये भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अगर टीचर की अच्छी नहीं होंगी तो क्या होगा कि टीचर जो है अपने जो विचार हैं या अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो टीचिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्ट डालती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होता है या इनवर्बल कम्युनिकेशन होता है, दोनों ही चीजें इफेक्ट वहां पर डालती हैं। नेक्स्ट है टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, प्लीज द स्टूडेंट मतलब कि टीचर जो है बच्चों को कितना खुश कर पा रहे हैं। बच्चे किस चीज में खुश होते हैं, पढ़ के तो नहीं होते हैं, या फिर वो जो है उनको क्या चाहिए होता है कि उनको मार्क्स अच्छे चाहिए, उनको तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं करती है कि यहाँ से टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती है। सिर्फ बच्चों को संतुष्ट करना ही टीचिंग नहीं होती है, बच्चों को संतुष्ट करने के साथ साथ उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा ज्ञान देना, वो भी एक टीचर की ड्यूटी होती है। तो सिर्फ उनको प्लीज करने का मतलब यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत यहाँ पर कांटेक्ट, तो यहाँ पर्सनल कांटेक्ट जो है टीचर के साथ स्टूडेंट का, ये भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट में क्या है, अब जैसे कि मेरी वीडियो को कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे हैं जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, तो इस चीज का मेरी टीचिंग इफेक्टिव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर्सनल कांटेक्ट का टीचिंग किस तरह से वो इफेक्ट डाल सकती है, तो ये भी नहीं पॉइंट आएगा इसके अंदर। उसके बाद है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन द मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या है कि कक्षा को किस तरह से जो टीचर है वो कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, कि टीचर उसको मैनेज करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, क्लासरूम को मॉनिटर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीज इफेक्ट डालती है कि किस तरह से वो क्लास को मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरह से क्लास को मैनेज किया जा रहा है, टाइम टेबल अच्छे से सेट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बनता है ए, सी एंड एफ। तो ए, सी, एफ हमारा आंसर रहेगा 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है कि आपको दिए गए हैं टीचिंग एड्स या फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की जो हमने क्लास की थी वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि हमारे वो हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर उनकी यूज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो मतलब किस चीज के अंदर वो हेल्प करते हैं। तो आपके पास 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट में से आपको एक आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि इनको हम एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, ये भी हो सकता है कि हम जो है स्टूडेंट की अटेंशन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम। सबसे बड़ी चीज ये है कि पहला ऑप्शन देखते ही आपको टिक नहीं करना है, एक बार बाकियों को भी देख लें, क्योंकि आंसर हमें वो चूज करना होता है जो बेस्ट आंसर होता है, ना कि जो सही है ओनली। अटेंशन वाला भी हो सकता है, आप जो बुक में पढ़ोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा कि अटेंशन क्रिएट करना भी एक काम होता है टीचिंग एड्स का। जैसे कि कोई वीडियो क्लास के अंदर चल रही है तो बच्चों की अटेंशन उसमें बनी रहे, लेकिन सारे ऑप्शन एक बार पढ़ने हैं, उनमें से जो बेस्ट आंसर होगा वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पर होगा इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम को ठीक करना, मिनिमाइज करना, ये इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इनडिसिप्लिन तब भी बना रहेगा अगर हम टीचिंग एड्स को यूज कर रहे हैं बहुत बारी, अगर टीचर अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम। तो ये सही लग रहा है कि यहाँ पर लर्निंग आउटकम जो है बच्चे के निकालना या फिर उनके लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना, ताकि बच्चे वीडियो देख रहे हैं या फिर फोटोज देख रहे हैं, साथ में टीचर की सुन रहे हैं, तो उससे बच्चे को ज्यादा याद होता है। तो ये क्या होगा कि ऑप्टिमाइज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। यहाँ पर भी ये ठीक है कि अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना या फिर उसको लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना भी आंसर हो सकता है। लेकिन
इस आंसर देखो यहाँ पर सारे में गलत कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम बेस्ट की तरफ जाते हैं तो बेस्ट काम होता है टीचिंग एड्स को यूज करना कि बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाया जा सके, उनको एकदम मैक्सिमम तक लेकर के जाना, ताकि वो फोटो देख करके, वीडियो को देख करके, काफी सारी चीजों को जब वो एक साथ देख रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा वो सीख पाए। इसलिए मेन पर्पस हमारा वहां पर होता है लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना। तो यही एक हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी भी एक ऑप्शन के साथ मत जाओ, पहले सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उनको एनालाइज करना है कि इनमें से कौन सा आंसर बेस्ट हो सकता है। क्योंकि टीचिंग को हम एक तरह से सिर्फ फैक्ट के बेस पर ही नहीं लेकर के चल सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल बेस में आते हैं। आप एज ए टीचर उस चीज को किस तरह से देखते हैं, उस बेस पर आपको आंसर करना होता है। तो इसलिए ये जो है आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर ये पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव एंड नेचर को टीचिंग एंड लर्निंग के शो कर रहे हैं। मतलब टीचिंग एंड लर्निंग किस तरह से रिलेटेड है, उनमें से जो सही पॉइंट्स हैं वो हमें चूज करने हैं, और ये कोड गिवन है, इन कोड के आंसर आपको बताने हैं। तो इसके अंदर क्या है कि शिक्षण, फर्स्ट के अंदर शिक्षण विक्रय के समान है, या फिर टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। तो मतलब टीचिंग क्या है, एज अ सेलिंग है, हम टीचिंग एक बेचने की तरह है, लेकिन लर्निंग इज लाइक बाइंग। क्या ऐसा होता है? तो इस तरह से हम एक बार पहले सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हुए चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि टीचिंग सेलिंग की जैसे है, और क्योंकि सेलिंग बाइंग वो डिफरेंट थिंग है, एजुकेशन देना या फिर टीचिंग करना ये एक डिफरेंट थिंग है, वो एक सिर्फ बेचने के तरीके से नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम जो है वो व्यक्तिगत कृत्य है। तो क्या ये सही है कि टीचिंग इज अ सोशल एक्ट? सोशल एक्ट होता है, क्योंकि टीचिंग क्या कर रहे हैं, मैं पर्सनली पढ़ा रही हूँ लेकिन आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं टीचिंग क्या कर रही हूँ, एज अ सोसाइटी के लिए कर रही हूँ, एज अ सोशल एक्ट वो कर रही हूँ। लेकिन लर्निंग क्या है, पर्सनल एक्ट है। पर्सनल एक्ट किस तरह से, जिस तरह से आपको समझ पा रहे हैं, हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट समझ में आएगा। तो वो क्या हो रहा है कि आपका वो पर्सनल एक्टिविटी है, आप अपना पर्सनली उस चीज को गेन कर रहे हो, पर्सनली उस चीज को समझ रहे हो। तो ये पॉइंट क्या रहेगा आपका, कंप्लीटली यहाँ पर सही रहेगा। उसके बाद है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। कि टीचिंग के अंदर तो इंक्लूड होती है लर्निंग भी, मतलब टीचिंग इंक्लूड लर्निंग या फिर इम्प्लाइज लर्निंग, लेकिन लर्निंग के अंदर टीचिंग नहीं होती है। तो क्या ये पॉइंट सही है? जैसे कि जब हमने टीचिंग और लर्निंग की क्लासेस की थी, उसके अंदर भी बताया गया था कि टीचिंग का मेन पर्पस क्या होता है, लर्निंग को लेकर के आना। अगर आप ऐसी टीचिंग कर रहे हो जहां पर स्टूडेंट कुछ भी नहीं लर्न कर रहे हैं, तो वो टीचिंग नहीं मानी जाती है। वहीं पर ही लर्निंग जो है, हमने जब लर्निंग वाला चैप्टर किया था उसमें देखा था कि लर्निंग को हम कई बार नॉन फॉर्मल तरीके से या फिर इनफॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पास में कुछ हो रहा है, आसपास में पड़ोसियों को देख करके कुछ सीख लिया, या फिर कोई अलग वीडियोस चल रही हैं, व्लॉगिंग वगैरह वाले जो चैनल होते हैं, वहां से आपने कुछ सीख लिया। तो वो क्या हो रहा है कि आपको वहां पर टीचिंग नहीं की जा रही है, लेकिन आप उनको देख करके फिर भी सीख रहे हैं, या फिर काफी सारे लाइफ के एक्सपीरियंस से हम सीख रहे हैं। तो वो सब क्या है, हाँ, वहां पर जरूरी नहीं है कि टीचिंग लर्निंग के अंदर जो है टीचिंग भी हो, लर्निंग या फिर सिर्फ टीचिंग से ही आई, वो अलग अलग पार्ट से भी आ सकती है। तो ये आपका पॉइंट क्या रहेगा, ये सही रहेगा। उसके बाद है डी पॉइंट, टीचिंग इज काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। कि टीचिंग क्या करती है, डिलीवरी करती है नॉलेज की, जबकि वहीं पर ही लर्निंग क्या करती है, सिर्फ उसको रिसीव करती है। ये भी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं आगे अगले नेक्स्ट पॉइंट भी। उसके अंदर क्या है कि टीचिंग एज एन इंस्ट्रक्शन इज ट्राइडिक इन नेचर। मतलब शिक्षण एक अंतःक्रिया है या फिर प्रकृति के अंदर रहती है, या फिर प्रकृति नेचर जैसे कि हमें सिखाती रहती है, इस तरह से है। और टीचिंग एक इंटरेक्शन के साथ काम करती है, जबकि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव एंगेजमेंट। अगर आप कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे, जैसे कि अगर आप अभी सुन रहे हैं तो आपकी सेंसेस काम कर रही है, साथ में अगर आप लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा कि यहाँ पर आप एज अ सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, तो ये आपकी एक्टिव एंगेजमेंट है। तो ये पॉइंट आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। अब जो डी पॉइंट हमने छोड़ दिया था, उसके अंदर क्या था, टीचिंग इज काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज को डिलीवर कर रही है, तो ये भी ठीक है, लेकिन लर्निंग भी रिसीव करना है। लेकिन अगर हम इन बाकी ऑप्शन के साथ जाएं तो हमारे पास 4 ऑप्शन अभी जो है सही आ चुके हैं, ए, बी, सी एंड ई।
लेकिन डी को सिर्फ हम डिलीवरी करना टीचिंग को नॉलेज का नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ डिलीवर नहीं करते हैं, उसको समझाना, एक्सप्लेन करना, लर्निंग तक पहुंचाना और वो आपके पास लाइफ टाइम तक रह सके, वो भी एक पर्पस होता है। तो इस बेसिस के ऊपर हम इस पॉइंट को यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो यही होता है कि आपको जब पेपर के अंदर होते हैं आपको सारे पॉइंट या तो सही लगेंगे या आपको सारे पॉइंट गलत से लगेंगे, लेकिन आपको जो बेस्ट ऑप्शन है पहले उनको टिक कर लें, देन कोड को देखें कि क्या हमारे पास 4 ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है या फिर 3 का ऑप्शन है। अगर फिर उसके बाद वो नहीं मिलता है तो जो एक ऑप्शन जो 50-50 हो सकते हैं, जैसे कि ये हमें लग रहा था कि ठीक भी है लेकिन नहीं भी है, तो वहीं पर उसी के साथ हमें चलना है कि बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। जो इस लाइन को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ के देखना है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि डिलीवरी ऑफ नॉलेज, लेकिन सिर्फ डिलीवरी ऑफ नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो आपको सिर्फ बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी, बुक्स को पढ़ते रहो, लेकिन टीचिंग क्या है, उन बुक्स को एक्सप्लेन करना, उनको एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर या फिर उनको एक्सप्लेनेशन एक तरीके से बोल सकते हैं, उसके साथ नई नई चीजें ऐड करके समझाना भी टीचिंग है। तो ये चीज आप यहाँ से कवर कर सकते हैं कि सिर्फ डिलीवरी नहीं होती है, वो उसके अलावा भी काफी कुछ होता है। तो आप हमारे ऑप्शन बनते हैं यहाँ से BCE, जो कि हमारे इन ऑप्शन के साथ जाएंगे 1 के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आते हैं हमारी लर्नर की करेक्टरिस्टिक, कि लर्नर की कौन सी करेक्टरिस्टिक टीचिंग लर्निंग सिस्टम के अंदर हेल्पफुल रहती हैं। इसके अंदर हमारा फर्स्ट रहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली गिवन है विद्यार्थी का पूरा अनुभव या फिर प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। तो प्रियर एक्सपीरियंस क्या इफेक्ट डालता है टीचिंग लर्निंग को, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यस। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप जैसे कि लर्नर हैं, इस टाइम पर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपका एक जो बेस है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कवर हो चुका है, तो यहाँ पर तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर अभी किसी +1 के बच्चे को अगर मैं ये वीडियो दिखाती हूँ तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है या ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या टीचिंग लर्निंग सिस्टम चल रहा है, तो उसको ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आएंगी। लेकिन जब आप एक उस लेवल तक पहुँच जाएंगे, आपकी ये बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे, तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका प्रियर एक्सपीरियंस यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट है लर्नर्स फैमिली लिनेज या फिर पारंपरिक वंश परंपरा। तो ये चीज इफेक्ट नहीं डालती है और डालनी भी नहीं चाहिए कि बच्चा किस वंश से चला आ रहा है या फिर किस फैमिली बैकग्राउंड से है, तो ऑब्वियसली ये चीज इफेक्ट नहीं डालती है, आप अपने तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, कि लर्नर का एप्टीट्यूड इफेक्ट डालता है इसके अंदर। तो लर्नर का एप्टीट्यूड बताएं, इफेक्ट डालेगा ऑब्वियसली कि बच्चा कितना सीखने का दक्ष है, कितना वो सीख सकता है, नहीं सीख सकता है, तो ये चीज इफेक्ट डालेगी। उसके बाद नेक्स्ट है लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो लर्नर की स्टेज कौन सी स्टेज के ऊपर है, जैसे हमने पढ़ा था कि चाइल्ड के अंदर है, अडल्ट है, एडोलेसेंट है, तो वो कौन सी स्टेज के अंदर है, ये भी इफेक्ट डालता है, तो ये भी सही रहेगा। उसके बाद है फूड हैबिट। फूड हैबिट आप खुद ही सोचिए, फूड हैबिट कैसे इफेक्ट डालेंगी लर्निंग के ऊपर, टीचिंग लर्निंग के ऊपर, वो इफेक्ट नहीं डालेंगी। उसके बाद है लर्नर की रिलीजियस एफिलिएशन। ऑब्वियसली ये भी कोई इफेक्टिव नहीं होता है कि को किस रिलीजन से बेस कर रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो किसी भी रिलीजन में किसी भी टीचर के रिलीजन से सीख सकते हैं, ये चीज़ों का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं रहता है। तो इन ऑप्शन से हमारा आंसर आता है ए सही था हमारा, सी सही है एंड डी। तो A C D, तो A C D हमारे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, अभी तक आपके जो है कंप्लीट, जैसे कि हम इनको एक एक ऑप्शन को पढ़ते हुए चल रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे ये प्रीवियस ईयर को हम करते चलते हैं तो ये चीजें रिपीट में होती हैं। किस तरह से होती हैं आगे 1-2 क्वेश्चंस में आती रहेंगी, मैं बताती हूँ आपको। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कौन सा बिहेवियर या कौन सा जो एक पॉइंट है वो क्या रहेगा इफेक्टिव टीचिंग के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं पॉइंट, स्ट्रक्चरिंग है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, क्वेश्चनिंग है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन।
तो यहाँ पर आपको बताना है इफेक्टिव टीचिंग में कौन सा सही रहेगा। तो इफेक्टिव टीचिंग में सही रहता है जब हम इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज को अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि मेथड्स जो हैं या फिर आपके पास टीचिंग एड्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के आप जब यूज करते हैं तो वो आपका सबसे सही रहता है। अनुदेशनात्मक विविधता सही रहती है, जिसमें आप जो है पढ़ा रहे हैं, साथ में जैसे लेक्चर मेथड भी दे रहे हैं, साथ में डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहा है, बच्चों से क्वेश्चन पूछना, इंटरेक्शन भी वहां पर आ रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आपको बताना है कि इनमें से जो मेथड्स दिए गए हैं ये सारे इवेल्युएशन के मेथड्स हैं, जिनको हमने डिटेल के अंदर पढ़ भी लिया था। इसमें से आपको एक एक का पहले मीनिंग ही आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके अंदर है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब इवेल्युएशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए पूरे साल में, ये ना हो कि एट द एंड ही एग्जाम हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ओवरऑल बच्चे की ओवरऑल एबिलिटी को चेक करता हुआ इवेल्युएशन होना चाहिए। नेक्स्ट था नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में क्या था कि इसमें बच्चों को कंपैरिजन किया जाता है, या फिर जैसे कि हमारे नेट की मेरिट बेस्ड लगती हैं या फिर कट ऑफ जो जाती हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो नॉर्म रेफरेंस के बेसिस पर होता है, जिसमें हम एक फिक्स्ड ये नहीं होता कि इतने मार्क्स आएंगे तभी आप पास हो गए, उसके अंदर कट ऑफ लगती है, बाकियों के साथ कंपैरिजन होता है, परसेंटाइल निकाले जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड है क्राइटेरिया रेफरेंस, जिसके अंदर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि 35% फिक्स कर दिए गए कि इससे ऊपर जो भी रहेगा वो बच्चे पास हैं, उससे कम जो रहेंगे वो फेल हैं, या फिर एक 60% का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि इसमें आप फर्स्ट डिवीजन के अंदर आएंगे, तो वो क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस होता है। एक फॉर्मेटिव टेस्टिंग होती है, जो जैसे कि आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, एक यूनिट हुई उसके बाद जो टेस्ट हो रहा है वो फॉर्मेटिव टेस्टिंग होती है। जैसे कि अभी आज की क्लास को भी हम एज ए फॉर्मेटिव टेस्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछली क्लासेस में उसका एक तरह से आज आपका टेस्ट हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है आपका फॉर्मेटिव टेस्टिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट सबसे बड़ी चीज तो समेटिव टेस्ट है, तो फॉर्मेटिव टेस्टिंग तो हमारा यहीं पर ही गलत हो गया, क्योंकि हम टेस्ट कौन सा कर रहे हैं, समेटिव वाला। लेकिन वहां पर समेटिव टेस्ट के जब रिजल्ट आते हैं तो टीचर ने उनको इंटरप्रेट किया कि किस तरह से बच्चा जो है अपने वेलनेस को, अपने लाइफस्टाइल की परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकता है, या उसकी मतलब लाइफस्टाइल को की परफॉर्मेंस को शो किया गया है उनके समेटिव टेस्ट के बेसिस पर। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर किसी के साथ हमने कंपेयर नहीं किया। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो है यहाँ पर, क्योंकि वो तो एक तरह से अलग पार्ट है कि वो पूरे साल चलती रहनी चाहिए, तो उसके बेस पर भी हो सकता है वो समेटिव के अंदर मार्क्स इंक्लूड किए गए हो, तो ये भी इंक्लूड यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि समेटिव किया गया है तो वो डिपेंड करता है कि वो उन्होंने इसके बेसिस पर किया था या नहीं किया था। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस, यहाँ पर हम किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं तो कंपैरिजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वहां पर हम सिर्फ उसकी वेलनेस लाइफस्टाइल के एविडेंट को शो कर रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर जाता है क्राइटेरिया रेफरेंस के साथ में, कि यहाँ पर हमने उसके क्राइटेरिया के साथ मेजर करके देख रहे हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है, या फिर वो किस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वेलनेस लाइफस्टाइल के अंदर, तो ये हमारा रहता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमारे वही सेम है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। यही वाला जो कुछ एक पॉइंट है उससे रिलेटेड ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 या 4 किया था, जिसके अंदर भी सेम था कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग गिवन थे, उनको इनमें से कौन सा सही है वो बताना था। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन ही क्या है, अलग अलग ईयर के अंदर आए हुए हैं नेट के अंदर। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहती थी कि जब आपको क्वेश्चन को कर रहे हो, वो भी स्पेशली प्रैक्टिस के टाइम पर, चाहे आप 10 ईयर कर लो, चाहे 5 ईयर कर लो, या पिछले 2-3 साल के जब से एनटीए ने लेना स्टार्ट किया तब से कर लो, लेकिन आपको करना क्या है, हर एक ऑप्शन को पढ़ना है, उस हर एक ऑप्शन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो गूगल को बुक में से देखो, कोई वीडियो देखनी है कहीं से भी देखो, लेकिन आपको उस हर एक के जो ऑप्शन है उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम ये बोल देते हैं कि क्या रिपीट थोड़ी होंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्यों करें। तो यहाँ पर यही मैं चीज कहना चाह रही हूँ कि रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको सारे ऑप्शन का मीनिंग पता होगा तो उन ही ऑप्शन में से नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल जाते हैं आपको।
तो जैसे कि अगर आपने पहले वाले ऑप्शन सारे पढ़ लिए होंगे तो उनका मीनिंग अगर आपने समझ लिया होगा तो ये आएगा कि आप इनको भी कहीं ना कहीं आंसर दे पाएंगे। आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट नेट के अंदर जो आएंगे उनका भी आप आंसर कहीं ना कहीं से दे पाएंगे, आपको उन ऑप्शन का अगर मीनिंग पता होगा। तो जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, चाहे इस सब्जेक्ट के कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट के कर रहे हो, तो उनके हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए चलें, उनका मीनिंग पता करते हुए चलना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है या फिर दोनों जो है इंटेग्रली रिलेटेड है। तो ये आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, तो ये ऑप्शन को बढ़ते हुए चलेंगे और वह साथ के साथ हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ये दोनों टीचिंग एंड लर्निंग वैसे रिलेटेड है, क्योंकि टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि टीचिंग के अंदर इम्प्लाइज करती है लर्निंग भी। टीचिंग तभी पूरी मानी जाती है जब लर्निंग भी होती है, और लर्निंग भी काफी हद तक जो है टीचिंग के ऊपर बेस्ड रहती है। तो ये भी क्या है, दोनों आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये तो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि हमने कंप्लीट डिफरेंस किया था इसका लास्ट क्लास के अंदर ही, 11th जो क्लास थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हमने पढ़ा था कि टीचिंग और लर्निंग के अंदर क्या क्या, टीचिंग एंड ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हमें ये देखना है कि सुनिश्चित करना है या फिर इंश्योर करना है कि बच्चों के अंदर कितनी लर्निंग हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर हिंदी में भी अगर देखते हैं तो छात्रों में कितने प्रकार का रूपांतरण हुआ है, या कुछ प्रकार का कुछ न कुछ चेंज हुआ है या नहीं होना, ये टीचिंग होता है। तो ऑब्वियसली ये टीचिंग होता है। ये चेक करना कि बच्चों में कितना चेंज हम ला पाए हैं, उनके बिहेवियर में, उनके लर्निंग आउटकम में कितना, अगर थोड़ा सा भी चेंज आया है तब भी वो लर्निंग सही मानी जाती है। नेक्स्ट है ऑल गुड टीचिंग इज इन फॉर्मल नेचर, फॉर्मल या फिर बोल सकते हैं कि औपचारिक ही होती है हर तरह का शिक्षण। तो ऑब्वियसली ये आपका सही नहीं है, क्योंकि टीचिंग सिर्फ फॉर्मल नहीं होती है, इनफॉर्मल टीचिंग भी होती है, नॉन फॉर्मल टीचिंग भी होती है, सिर्फ फॉर्मल नेचर में ये नहीं होती है। नेक्स्ट है टीचर इज अ सीनियर पर्सन। क्या टीचर हमेशा सीनियर पर्सन होता है या एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है? तो ऑब्वियसली ये भी सही नहीं है। कई बार हम छोटों से भी सीखते हैं, या फिर अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है मेरे से बड़े हों या फिर मेरे से छोटे हों, ये डिपेंड नहीं करता है। आपका सीखना जरूरी है, टीचर कोई सीनियर पर्सन होना जरूरी नहीं है। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। तो यहाँ से ये पहले जैसे कि अभी याद आया होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने सेम यही पॉइंट देखा था, जहां पर था टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। अब अगर आपने वहां पे प्रीवियस ईयर के अंदर उस क्वेश्चन को देख लिया था, उस पॉइंट को देख लिया था कि हाँ ये सही था, तो आप नेक्स्ट ईयर जब भी पेपर हुआ होगा तो वहां पर ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। तो वही चीज है कि पॉइंट उठते हैं प्रीवियस ईयर से, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज हो करके अगर उन ऑप्शन को सही समझेंगे तो वो पॉइंट आपको कवर कर पाओगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उन कॉन्सेप्ट को कि नेट किस तरह से कॉन्सेप्ट देता है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ये ऑप्शन नंबर सही है। तो हमारे क्या क्या सही हुआ, फर्स्ट सही था, सी सही है एंड एफ सही है। तो ए सी एफ हमारे ऑप्शन में बनते हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करने होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दी गई हैं कि इनमें से कौन सा इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी जो है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक पहले भी आई थी, लेकिन वहां पर आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये आई हुई थी। यहाँ पर 6 पॉइंट गिवन थे, इन 6 पॉइंट में से कौन सा सही था वो हमने चूज किया था। और वही सेम जो है एक बार फिर से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर आई हैं, और ये अलग ईयर का पेपर है, वो किसी और ईयर का पेपर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं रिपीट में हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, वहां पर भी सेम पॉइंट था, यहाँ पर भी सेम पॉइंट है। तो मैं आपको ये सेम क्वेश्चन इसलिए नहीं लेकर के आई हूँ कि इजी रहते हैं, वो इसीलिए लेकर के आई हूँ कि किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ पॉइंट रिपीट में होते हैं, ये दिखाने के लिए आज की क्लास स्पेशली आपके लिए लेकर के आई गई है।
तो यहाँ पर क्या है, प्रीयर एक्सपीरियंस इफेक्ट डालता है, ऑब्वियसली डालता है। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट ऑफ द लर्नर, बच्चों के पेरेंट्स ने क्या पढ़ रखा है, ये चीज इफेक्ट नहीं डालती है। वो उनकी स्टडीज अलग हो सकती हैं, आपकी अलग हो सकती है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर। पीयर ग्रुप कौन होंगे, उसके जो आसपास के या फिर आप उसके जो दोस्त होते हैं वो भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। इनडायरेक्टली डाल सकते हैं लेकिन डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, या फिर हाईली रिलेटेड नहीं है उसकी लर्निंग से। फैमिली साइज फ्रॉम विच द, फैमिली साइज बड़ी फैमिली से आ रहा है, छोटी फैमिली से आ रहा है, तो ये भी चीज इफेक्ट नहीं डाल रही है कि जॉइंट में रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, तो ये चीज इफेक्ट नहीं डालती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन नंबर सही रहता है, दैट इज अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव या फिर प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट है हमारे ये लर्निंग के मेथड्स गिवन है, शिक्षण विधियां, और दूसरी तरफ साइड गिवन है इनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन है, उनको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारा लेक्चरिंग मेथड। लेक्चरिंग मेथड डिस्कसिंग इन ग्रुप्स है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है एंड प्रोग्राम्ड है, तो इन सबको मैच करना है। हम इनके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 5 गिवन है और ये इस साइड हमारे 4 गिवन है मेथड्स। तो फर्स्ट है हमारा स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, कि हमें स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन देनी है, साथ के साथ फीडबैक मिलती रहती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, तो यहाँ से देख लेते हैं, सीधा यहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है कि आइडियाज बहुत सारे आइडियाज को प्रोड्यूस करना किसमें होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में। वहां पर क्या किया जाता है कि एक पूरी क्लास में या फिर काफी सारे लोगों से आइडियाज इकट्ठे किए जाते हैं, उनको एक जगह पर लिखा जाता है और उनमें से जो बेस्ट कंक्लूजन निकलता है और उसका ऑप्शन हम फिर लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा डायरेक्टली मैच हो रहा है एक बार में ही, तो इसको हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट डिलीवरी इन द लूसिड लैंग्वेज, या फिर मतलब साफ साफ भाषा के अंदर जो है डाटा को या फिर कंटेंट को डिलीवर करना हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ टीचिंग एड्स। यूज ऑफ टीचिंग एड्स तो किसी में भी हो सकते हैं वैसे। नेक्स्ट है थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट, की पार्टिसिपेंट के बीच में जो है किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ से भी हमारा ये क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन भी क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया और उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये भी हमारी यहाँ से चीजें कवर हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारा आ चुके हैं, लेक्चरिंग मेथड रह गया है। तो लेक्चरिंग क्या होता है कि हमें डाटा को डिलीवर करना होता है और एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में बुक में लिखा हुआ है उससे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहा है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, कंटेंट की डिलीवरी करनी होती है। तो यहाँ पर भी जैसे कि दिख रहा है कि स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, तो ये हमें इसके साथ मैच करना है। अब क्या बचा है, प्रोग्राम्ड या फिर हमारा प्रोग्राम्ड बचा है। इस साइड से हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो वैसे तो हमारे अगर ऑप्शन के साथ जाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल भी आएगा, लेकिन हमें अगर इन ऑप्शन के साथ अगर हम देखते हुए चलते हैं तो हमारा रहेगा स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। प्रोग्राम वाला जब हमने मेथड किए थे क्लास के अंदर, तब भी आपको यही बताया था कि जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी सीख रहे होते हैं, कोई गेम वगैरह भी खेल रहे होते हैं, तो साथ के साथ छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं। उनको आप अगर गलत कर देते हो तो फिर से इंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो वो क्या होता है कि छोटी छोटी प्रेजेंटेशन होती हैं जहां पर आपको साथ के साथ में फीडबैक भी मिलती रहती है कि सही किया या नहीं किया। तो वो होती है हमारी प्रोग्राम्ड के अंदर। और यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन में बता ही दिया था कि यूज ऑफ टीचिंग एड्स जो है वो तो सबके अंदर ही होते ही हैं, तो इसको हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। तो ये हमारे ऑप्शन बनते हैं, इनको मैच कर लेना और कोड के साथ हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं को दर्शाते हैं, या फिर इनमें से अगर हम कहें कि कौन से जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग के लिए, या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग की। तो फर्स्ट है टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, की टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा पहले आया था कि टीचिंग के लिए, उसमें यह था कि टीचर का कम्युनिकेशन एबिलिटीज जो है अच्छी होनी चाहिए। तो यही है कि टीचिंग क्या करती है, कम्युनिकेशन को अपने साथ इम्प्लाई करती है। मैं भी अब आपके साथ बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो कम्युनिकेट कर रही हूँ अपने लेक्चर को, अपने लेसन को। तो आप उसको सीख रहे हो,
तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन वहां पर हो रहा है। अब सेम देखिए वही वाला पॉइंट, टीचिंग इज लाइक अ सेलिंग गुड्स, तो वहां पर हमने गलत किया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपको याद रहेगा ये पॉइंट कि हाँ सेलिंग गुड्स तो नहीं होता है, आपको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है यहाँ पर साफ साफ। नेक्स्ट है टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचिंग का मीनिंग जो है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग होता है। तो यस, हमने वहां पे भी था कि टीचर का काम भी है कि क्लास को अच्छे से मैनेज करे एंड मॉनिटर करे। नेक्स्ट है टीचिंग इन्फ्लुएंस, टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, कि टीचिंग का मतलब दूसरों को प्रभावित करना है। तो यस, ये भी हो सकता है कि उन दूसरों को प्रभावित करने या फिर किसी न किसी चीज का, जैसे उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर के आना, उनके एटीट्यूड को, उनको कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस करते हैं चेंज होने के लिए, तो ये भी ठीक है हमारा। उसके बाद आता है टीचिंग रिक्वायर कन्विंसिंग अदर, हमें किसी को कन्विंस नहीं करना है, उनको समझाना है, लेकिन एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन किसी को हम कन्विंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के बिना टीचिंग नहीं हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के भी टीचिंग हो सकती है। हम इनफॉर्मल टीचिंग भी काफ़ी करते हैं, या फिर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टीचर है, लर्नर है, अगर दोनों की बॉन्डिंग सही है, वो समझना चाहते हैं, टीचर समझाना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की। ये एक एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं, लेकिन उनके बिना भी टीचिंग हो सकती है। तो ये हमारे ऑप्शन बनते हैं 1, 3 एंड 4। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है आपको बताना कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य क्या है, या कि हम टीचिंग एड्स को यूज करते हैं तो इनमें से क्या हमारा मेन पर्पस रहता है टीचिंग के एड्स को यूज करने का। तो ये ऑप्शन हमारा, यही सेम क्वेश्चन हम शायद से पहले भी कर चुके हैं। उसमें उसका वो क्वेश्चन वो किसी और ईयर का था, ये किसी और ईयर का है, लेकिन थोड़ा सा एक दो पॉइंट सेम है, एक दो पॉइंट अलग हैं। तो पहला है मेक लेसन इंटरेस्टिंग, तो लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना ही मेन पर्पस नहीं होता है, उसमें भी हमने ये कर लिया था। टू कैप्चर स्टूडेंट अटेंशन, एक बार के लिए टेंशन लेना हो सकता है, लेकिन मेन पर्पस ये नहीं रहता है। टू एनहेंस एक्सेस टू टेक्निक, नई नई टेक्निक सिखाना भी यहाँ पर मेन पर्पस नहीं होता है टीचिंग के अंदर। तो हमारा मेन पर्पस होता है क्या है, दैट इज ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। वहाँ पर भी सेम आंसर हमने किया था, यहाँ पर भी सेम करना है। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है पहले, तो पेपर के अंदर हम देखते ही डायरेक्ट आंसर ये कर सकते हैं। ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर के पेपर करने का, कि अगर हम सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए चलते हैं तो पेपर के अंदर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर आपको गिवन है इवैल्यूएशन के सिस्टम, और उनके बेस पर आपको बताना है कि ये कौन से वाला सही है या कौन से हमारे अच्छे इवैल्यूएशन सिस्टम को शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि जो CRT है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग है, फोकस ऑन डेलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क, की वो क्या करती है, कार्यों के सीमित डोमेन पर केंद्रित है, या फिर एक लिमिटेड चीज के अंदर वो केंद्रित है, हमें ये देखना है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि क्राइटेरिया के अंदर हम क्या करते हैं कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। जैसे कि CTET या STET में आपने देखा होगा कि 90 मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो 90 मार्क्स क्या है कि आपके लिए एक लिमिट सेट कर दी गई, इससे ऊपर जाते ही आप क्या हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे, इससे कम आते ही आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये आपके लिए एक लिमिट सेट कर देती है। नेक्स्ट है NRT जो है वो क्या करती है, इसके लिए एक क्लियरली डिफाइंड ग्रुप होता है। इसके लिए हम एक क्लियरली डिफाइंड, जैसे कि परसेंटाइल बेस पर आपका नेट का रिजल्ट निकल रहा है, तो वो क्या है कि आपका एक कंप्लीटली डिफाइंड ग्रुप हो गया कि आपने कितने बच्चों ने पेपर दिया है, उन बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, उनके लिए कंप्लीटली हम ग्रुप के अंदर एनालाइज करेंगे आप सबको, तो देन जो होगा वो नेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पर NRT, इसको जो है वो ये भी सही रहेगा कि वो एक डिफाइंड ग्रुप के अंदर काम करती है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो ये फॉर्मेटिव टेस्ट क्या है, एट द एंड दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो एट द एंड हमारे नहीं दिए जाते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट वो एट द एंड ऑफ कोर्स नहीं रहते हैं। यहाँ पर समेटिव टेस्ट जो है वो एट द एंड हमारे रहते हैं।
नेक्स्ट है एनआरटी एंड सीआरटी यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम, क्या वो सेम टाइप की होती हैं? तो नो, ये सेम टाइप की नहीं होती हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है समेटिव टेस्ट आर यूज रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजेक्शन, तो ये भी नहीं है। जो फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं वो रेगुलरली किए जाते हैं। नेक्स्ट है मास्टरी टेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, तो मास्टरिंग टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। तो मास्टरी टेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कोई, जैसे कि कोई एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो क्या वो नॉर्म रेफरेंस है, तो वो हो भी सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल आपका सही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे आंसर बन रहे हैं 1, 2 एंड 6 हैं। तो इनके आपको इन ऑप्शन के अंदर जो है ये गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर थर्ड को कट करके 1, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा सही, ऑप्शन नंबर 1। तो इनको मेन है, हमें इनका मीनिंग समझ लिया है, तो उसके बाद कोड के बेसिस पर हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर हमें देखना है कि इनमें से कौन जो है इम्पोर्टेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवनेस में या फिर हमारी प्रभावशीलता में, तो ये हमें देखने हैं। तो फर्स्ट है लेसन की क्लैरिटी, तो लेसन की क्लियर अगर होगा तो ऑब्वियसली वो इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोबिंग या फिर जांच करना, तो जांच करना नहीं है उसका कंप्लीट, वो इफेक्टिवली टीचिंग में नहीं करता, वो बाद के अंदर का काम है। उसके बाद है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, तो टीचर क्या कर रहे हैं, उनका टास्क मतलब उन दोनों का जो रिलेशन है वो इफेक्ट डालता है, तो यस वो इफेक्ट हमारा डालता है, टीचर एंड टास्क का रिलेशन क्या रहेगा। उसके बाद है स्टूडेंट एक्सेस रेट की, स्टूडेंट की सक्सेस रेट, क्या स्टूडेंट की सक्सेस रेट भी या फिर उसने कितना लर्निंग आउटकम हुए हैं, तो वो भी इफेक्ट डालते हैं, तो ये हमारा सही रहेगा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज, तो ये भी हमारा सही रहेगा, ये हम पहले देख ही चुके हैं। उसके बाद है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, तो उनके विचारों का उपयोग करना, हमने पहले वाले ऑप्शंस में भी इसको गलत ही किया था, तो वही है कि प्रीवियस ईयर से वो चीजें चली आ रही हैं, तो इसको हमें यूज नहीं करते हैं, उनके विचारों का उपयोग करना इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारे क्या क्या हो जाएंगे, 1 है, 3 है एंड 4, 5, तो ये ऑप्शन हमारा जहां पर होंगे वो आप टिक कर लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर आपको गिवन है ये अलग अलग मेथड्स गिवन है, इन मेथड्स को सेम वही मैच करना है अपने सेट नंबर 2 के साथ में। तो फर्स्ट है हमारा एक्सपोजिटरी मेथड, इन्वेस्टिगेटिव मेथड, डिस्कशन मेथड एंड पर्सनलाइज्ड मेथड। तो इसमें है ट्रस्ट एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप दे रखा है। सेकंड है फ्रीडम टू चूज अ थीम एंड स्कोप ऑफ फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्रिएटिंग अ चैलेंज टू एड्रेस द प्रॉब्लम एंड सिस्टमेटिक स्टेप बाय प्रेजेंटेशन मैक्सिमाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो इसमें आपको सारे मेथड्स पहले करवाए जा चुके हैं, ऑलमोस्ट जो है हमारे पहले कर चुके हैं। इनका आंसर आपको खुद देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, और ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। इसका आंसर आप जो है कमेंट में कर देना। और पहले वाले क्वेश्चंस में भी अगर आपको लगता है कि कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूं मैं, या फिर आपको किसी में डाउट है या फिर कोई मैंने गलत बता दिया, हो सकता है कि क्लास के टाइम पर कुछ हो गया हो मिस्टेक, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो तब भी प्लीज कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।